नमस्कार। क्या बिंदु छोड़ा था मैंने पढ़ते हुए? मतलब मात्रा के बारे में पढ़ा था। अब हम आज जो पढ़ेंगे उसमें होगा शब्द बनता कैसे है। बहुत शब्द के जो मूल वर्ण है हम उन्हें कैसे बाहर निकालते हैं, बहुत जरूरी चीज़ है ये। यदि कोई विद्यार्थी बिल्कुल कह सर मैं तो हिंदी में कुछ नहीं जानता हूँ, उसके लिए तो रामबाण चीज़ हो जाएगी ये। तो क्या बहुत कुछ जानता हूँ, उसके लिए बहुत नॉलेज की चीज़ मिल जाएगी उसे। तो बिंदु लिखिएगा, शब्द रचना। शब्द रचना। देखिए शब्द रचना क्या होती है। हम वर्णों को जोड़ते हैं और यदि वो सार्थक रूप ले लेते हैं, वो अपना एक निश्चित अर्थ प्रदान कर देते हैं, उसे हम शब्द बोलते हैं। तो अभी हम शब्द के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, शब्द रचना पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, पर अभी शब्द रचना नहीं, शब्द बनता कैसे, तो लिखिए इसके बारे में। वर्णों का सार्थक रूप में संश्लेषण। वर्णों वर्णों का सार्थक रूप में संश्लेषण। संश्लेषण शब्द रचना कहलाता है। वर्णों का सार्थक रूप में संश्लेषण शब्द रचना कहलाता है। शब्द रचना कहलाता है। इसे वर्ण संश्लेषण इसे वर्ण संश्लेषण और वर्ण संयोजन इसे वर्ण संश्लेषण और वर्ण संयोजन के नामों से भी जाना जाता है। आप भी जो लिख रहे हो ना, एक पीडीएफ में कभी मत लिखना, हर पीडीएफ नहीं बनाना इसकी। हाँ, टॉपिक वाइज छोड़िए, डे वाइज कर दीजिए इसको आप, कि मेरे सदस्य हो चुका है। मैं बताऊँ आपको, मैं जो आप करते हो ना, मैं भी पेन कॉपी पिछले 3 साल से 2020 से मैं पेन कॉपी का प्रयोग नहीं करता हूँ। अब तो मैं करता ही नहीं, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाता मैं, खाली हाथ चलता हूँ, मतलब पूरा सारा सिस्टम फोन में लेकर चलता हूँ। जो भी होता है, ये जो आपके पास है ना, इस तरह से ये मैं पूरा इसी से काम चलाता हूँ, हर चीज लिखता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं अब सच मतलब 7-8 दिन की छुट्टियां थी, मतलब ऐसा ही कुछ था। और मैं रात और दिन एक करके पढ़ रहा था, मतलब रोज के मतलब 15 घंटे के आसपास मैं पढ़ रहा था उस चीजों को। और एक दिन मुझे पता चलता है मेरी फाइल है वो डिलीट हो गई। मैं आज तक उस चीज से उबर नहीं पाया हूँ। अभी 6 महीने पहले की बात है, मैं उससे अभी तक उबर नहीं पाया हूँ। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने कम से कम 150 घंटे के आसपास टाइम दे दिया हो टॉपिक को। मैंने एक टॉपिक को 150 घंटे से ज्यादा टाइम दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। और टॉपिक कितने घंटे पढ़ाऊंगा, मुश्किल से 20 घंटे का टॉपिक होगा। और मैंने उसे अपने आप को बहुत इंप्रूव करने के लिए उस पर टाइम दिया था लगातार। और सबसे बड़ी बात है, मेरी फाइल डिलीट हो गई। और मुझे हुआ क्या था, रिप्लेस हो गई। मैंने एक ही फाइल में काम किया था, फाइल पूरी रिप्लेस हो गई। अब मुझे पता चला 3 दिन बाद में, तब तो मैं पता नहीं कितनी फाइलें रिप्लेस हो चुकी इसमें। होता क्या कि मैं 2-3 जगह कॉपी पेस्ट करता हूँ हमेशा। मुझे पता है कि यह फोल्डर होता है, मैं इस मेल में डाल रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ, मैं डालता रहता हूँ चीज़ों को मेरी। पर वो मेल पर नहीं डाली मैंने। सबसे बड़ी गलती कि मैं मेरा वन डे जो काम होता है ना, मेल पर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं अक्ल ले ली, वन डे मेल पर डाल देता हूँ। और वो मेल आईडी शायद मुझे पता नहीं, मेरे मित्र को पता, बाकी किसी को नहीं पता होता कि मेल आईडी कौन सी है वो तो सीधी सी बात है। कोई भाई मेरा पूरा कंटेंट ही उसमें रहता है, तो फिर पता किसको होगा। तो और ना मैं इस फोन में उस मेल आईडी को ओपन करता हूँ, रास्ता उसका अलग रखता हूँ। मैं हमेशा करता हूँ चीजें, पर हुआ क्या था कि मैं नहीं कर पाया। तो आप जैसे ही लोग डिजिटल नोट्स लिखते हैं, ये पेन डायरी काम नहीं करते हैं।
तो मेरे ये सलाह है, मैं बहुत भुगता हूँ इसमें, और मुझे पता है कि वो वर्क कहीं नहीं मिलेगा, वर्क कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो नहाता नहीं था 2 दिन तक, इतना उसमें काम था। और अगर बताऊं कौन सा काम था, कवर तो मैं कर लूंगा उसे, ठीक है भाई, जो इतना घंटे दिए तो पता तो है कि चीजें हुई कि नहीं, पर जो वो मेहनत जो है ना, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जब याद आएगी तब। पर आज मुझे बोले ना कि वो क्या चीज है, मेरे पास नहीं वो। तो वो टॉपिक पढ़ाने में मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा इसको बच्चों को पढ़ा दूं, बच्चों को सीधा कैच हो जाए, दोबारा इनको जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ ना हो जाए। और उस टॉपिक में मैंने बहुत मेहनत की, और मेरे स्टूडेंट को पता था, कम से कम मेरे 10 स्टूडेंट को पता चल चुका था कि सर इसी पर मेहनत कर रहे थे, ठीक है, और ये नहीं मिला, ये बेटा ना, आपको भी पता नहीं इसका, नहीं मिला। खूब कोशिश की हमने, न जाने कितनी साइटें संभाली हमने कि कोई इस पीसी में से रिकवर कर ले, वो कर ले, नहीं कर पाएंगे। एक एक कोई साइट आई थी, पर वो पीसी पूरा उससे कंट्रोल में जा रहा था। मैं कहा मैं कंट्रोल नहीं दे सकता, पीसी कंट्रोल में किसी को नहीं दे सकता, कि मेरे मैन पीसी पर काम, वो फाइल वहां से डिलीट हो गई थी, नहीं मिली मुझे। इसके बाद में 3 सिस्टम पर काम करता हूँ, एक फाइल को 3 सिस्टम में डालता हूँ, तब जाकर काम होता है पूरा। तो आप क्या करें, इस चीज को जब भी लिखे एक अलग से क्या बना दें, फोल्डर वाइज कर दें, या तो या अलग से पीडीएफ बनाए उसको, उसके बाद चले आप, और तुरंत इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें आप इसको वर्ड बना रखें जिस रूप में, ठीक है। तो बाकी पन्ने वाला कोई समस्या नहीं है, खो जाएगा तो खो जाएगा, वापस कहीं मिल जाएगा। शब्द रचना, तो हमने क्या लिखा, इसे वर्ण संयोजन और वर्ण संश्लेषण के नामों से भी जाना जाता है, यही है। आगे लिखिए, इसी पंक्ति में लिखना, शब्द रचना एक नियमबद्ध व्यवस्था है। शब्द रचना एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जिनके प्रमुख नियम, जिसके लिखना, नियमबद्ध व्यवस्था है, कॉमा जिसके प्रमुख नियम, प्रमुख नियम इस प्रकार है। मैं प्रमुख लिखा रहा हूं, मैं सारे नियम नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें से प्रमुख लिख देंगे तो बाकी नियम आपको सारे आते होंगे, कोई समस्या नहीं है। आपको लिखना आता है ना शब्दों को, तो जो लिखना आता है, त्रुटि नहीं करते हो, कोई विद्यार्थी नहीं करता, वो हमारे गौण में आ जाएगा। प्रमुख जहां पर आपको ध्यान रखना होता है, जिससे प्रश्न बनने की संभावना होती है, उन्हें हम यहां पर लेने वाले हैं। तो पहला नियम लिखिएगा, सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्वर व्यंजनों, सर्वप्रथम स्वर व्यंजनों का संयोग करते हैं। सर्वप्रथम स्वर व्यंजनों का संयोग करते हैं, कॉमा जिसके लिए, सर्वप्रथम स्वर व्यंजनों का संयोग करते हैं, कॉमा जिसके लिए स्वर को मात्रा रूप में बदलकर व्यंजन से हल चिन्ह हटाया जाता है। स्वर को मात्रा रूप में बदलकर व्यंजन से हल चिन्ह हटाया जाता है, व्यंजन से हल चिन्ह हटाया जाता है, व्यंजन से हल चिन्ह हटाया जाता है। जैसे ये हमारा पहला नियम है, मैं सीधा यही लिखा रहा हूं तो क्या आपको पता चल जाए। देखिए क के साथ क्या है, अ है। सबसे पहले आपको काम करना, दोनों को जोड़ते हैं हम रचना के लिए, तो ये अ आएगा, इस हल चिन्ह को हटाएगा, तो अ का काम होता है हल चिन्ह हटाना। और यहां पर लिखा हमने आ होता है जो मात्रा रूप में बदलेगा, ये रूप में, यानी सबसे पहले हम काम ये करते हैं। लिख दो एक उदाहरण, ये पहला नियम है इसका, जो सबको पता है, पर शुरुआत इससे करनी होगी हमें। इतने भी प्रमुख ना लिखे हैं कि शुरुआत इस ढंग से नहीं हो नियम की। दूसरा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगला बिंदु लिखिए, लिखिए
निम्नलिखित व्यंजनों के लेखन में, निम्नलिखित व्यंजनों के लेखन में, निम्नलिखित व्यंजनों के लेखन में शिरोरेखा भंग की जाती है, शिरोरेखा भंग की जाती है। आपके बैच में सबसे ज्यादा मुझे विद्यार्थी ने यही बोला कि सर मुझे इतना पढ़ाना कि मुझे लिखना ही नहीं आता है, मुझे सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, हम क्या करें। ऑनलाइन विद्यार्थियों की तो हमारे पास ये कमेंट थे। तो शिरोरेखा भंग की जाती है, डैश लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं। अच्छा वर्ण लिखा, व्यंजन लिखा आपने, व्यंजन को वर्ण कर दीजिए आप, व्यंजन को वर्ण कर दीजिएगा आप, व्यंजन को वर्ण कर देना। तो निम्नलिखित व्यंजन लिखा, वर्णों कर देना। तो यहां पर देखिए जैसे अ है, अब ये कैसे होता है पहले आप ये देख लीजिए। अ है, आ हो गया, ओ है और औ है, ये तो है आपके पास में स्वर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें तो मिलता थ। यहां पर आप इसे पूरा काट सीधा नहीं लिख सकते, मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। थ के बाद में है द, इसके बाद में ब, और ब को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ये गांठ बनाकर लिखते हैं हम। यहाँ पर ये गांठ बनती है और फिर लिखते हैं इसे। ऐसा नहीं है कि भ को सीधा आप ये लिख दो, ये लिखो म बन जाएगी, ये भी नहीं लिख सकते आप। गांठ बनती है और ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में क्ष है और स्र है, यही है कि और भी है कोई? कितने भैया? बस ये 9 ही होंगे। इनके साथ क्या करते हैं हम, सिररेखा तोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें एक शब्द लिखना है, जैसे ये जो अ और आ है, ये यहां तो काम नहीं आते हैं पर संधि में काम आते हैं। अच्छा संधि में जैसे एक शब्द हमारे पास में राम आश्रय, हम ऐसे लिखते हैं, वो आ नहीं कर सकते, संधि बनती है उसमें, हम आ करते नहीं है। ये मैं आपको नियम पढ़ूंगा संधि का। तो जब आपको इसे लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसे आप ये लिखोगे, ये आपको सिरे का काटनी पड़ेगी यहाँ पर। यही रूप सही है। यदि आप वास्तव में सही लिखना चाहते हो कि नहीं चीजें हमें सारी सही लिखनी है, तो आप इस यदि ऐसा करते हो तो ये गलत है। ये नियम है मानकीकरण का, मानक रूप से कि किसी वर्ण को स्टैंडर्ड रूप में लिखते कैसे हम। ऐसा नहीं कि हर शब्द के साथ में बस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। यदि आपको तथा लिखना है तो तथा में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तथा यही सही है। यदि आपने तथा लिखा और बिना किसी के ये लिखा, तो जो कॉपी चेक करता है उसको वो आपके ध्यान में आ जाएगा। या आप भी जो लिखते हो वो उज्ज्वल नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कक्षा लिखते हैं, तो कक्षा लिखेंगे तो ये आपको इतना ही तोड़ना है, और ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे तोड़ और लिखते हैं, ये होगा। और यदि कक्षा हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, वो नहीं। आपको इस तरह लिखना पड़ेगा इसमें। तो जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा समाधान, तो ध के साथ में सिर का तो समा, देखिए यहां तक तो आपकी जाती है, उसके बाद में टूटती है। इससे बढ़िया है जब ये समाधान लिखता है, मैं तो क्या करता हूँ, ये ऐसे मेरा तो एक लिखने का पूरा तरीका चलता है। मैं उससे पहले सिर खींच देता हूँ। इधर क्या करता हूँ, उससे पहले सिर का खींच देता हूँ। जैसे तथा माने त लिखना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर का पहले खींच दूं मैं, ताकि दिक्कत नहीं हो आगे वाले। ये आप नियमित अभ्यास करते हैं तब होता है। जैसे समाधान लिखना होता है, जैसे अभी ने कहा कि समाधान लिखना है, तो समा लिखा, ऑटोमेटिक आपका माइंड है वो सेट हो जाएगा। और दान के साथ में ये, यही हमारा लेखन सही होता है। और ऐसे लिखते हो तो फिर आपको ऐसे काटनी होती है इसमें। तो ये समाधान यह है। और अब यदि आप समाधान, अरे आप ये लिखते हो, ये नहीं है, ये लेखन नहीं है हमारा। कौन सा बोला, सूर्य लिखते हैं पर इन व्यंजनों के साथ में कटती है। जैसे मान लीजिए आप लिख दिया बचाओ, बचाओ लिखते हैं, तो यहाँ तो मैच जाएंगे, फिर ये होगा। ये नहीं कि बचाओ में सीधा ओ कोई लपेट दिया मेरे साथ में, तो वो नहीं होगा। तो 4 तो आपके पास स्वर है और 5 आपके पास में
व्यंजन है। बस 4 और 5 9 ध्यान रखना आपको, कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं हम। इनमें से रेखा इसे बोलते हैं भंग करने के, मतलब तोड़ते हैं, या भाषा में हम भंग करने शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी इसको तोड़ते हैं हम, तो लिख लो आप इसे। ये आप नीचे कर देना इसको, ये यहीं पकड़ देना इसको। आगे बढ़े इसमें, हो गया ये नियम। इसके बाद देखिएगा तीसरा नियम। तीसरा जो नियम चलेगा हमारा, बिंदी कब लगाते हैं, नहीं ये तो मैं आपको लास्ट पढ़ाऊंगी, चंद्र बिंदु वाली समस्या आपके साथ हो जाएगी। एक लिखिएगा इसमें, देखिए द के साथ में दिया आपके सामने, बिंदु लिखिए त का द्वितीय रूप में लेखन, त का द्वितीय रूप में लेखन, यानी त दो बार आता है तब उस समय कैसे लिखते हैं, ये भी मानकीकरण है। त का द्वितीय रूप में लेखन, इसे आगे लिखिए दो प्रकार से लिखा जाता है, आगे लिखिएगा दो प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन का मतलब वो, देखिए व्यंजन का मतलब हल चिन्ह के साथ में, वो कभी बिना हल चिन्ह के नहीं मानना आप, मैंने उससे पहले ही कह दिया और आज भी कह रहा हूं, व्यंजन का मतलब है साथ में क्या होना चाहिए, हल चिन्ह। ये आपकी कल्पना होनी चाहिए कि व्यंजन बोल रहा हूं तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, हल चिन्ह वाला वही रूप है। यदि आपने इसे ये मान लिया कि ये व्यंजन है, ठीक है, जो व्याकरण के तौर पर पढ़ते हैं, तो फिर आपके काम हो सकता है वो कुछ सही होगा भी नहीं। ये दो वर्ण है यहाँ पर, यहाँ पर वर्ण दो है, एक तो त है, दूसरा अ है, तो आपको ये नहीं माना व्यंजन बोलते हैं तो हमेशा ध्यान में ई आना चाहिए। अब त के साथ में यदि आधा त आ जाए, देखिए त के साथ में आधा त, आधा त वैसे लिखते हैं हम, भाई आधा त ही लिखते हैं, या हम कह सकते हैं आधा त लिखा, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम दोनों त आधे, दोनों त आधे हो, इसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो फिर आपको करना पड़ेगा, ये वाला रूप है हमारा, सही होगा।
हम क्या करते हैं, डंडी बनाते हैं और फिर लिखते हैं त। ये रूप सही होगा पहला वाला। ये जो रूप होगा, आप इस तरह से नहीं कर सकते, दोनों को आधा नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। और त के सामने पूरा त आ जाए, पूरा त हो, तो फिर आप ऐसे करते हैं इसे, यह रूप सही होगा। आप इस रूप को ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है, इसका मतलब पहला त तो आधा हो, पहला त आधा, और दूसरा दूसरा पूरा हो, ये स्थिति हो तब क्या करेंगे हम। ये दो लिखने का तरीका, द्वितीय रूप बनता है। द्वितीय का मतलब होता है समान व्यंजन का दोबारा आना, यानी उसी व्यंजन की आवर्ती या पुनरावर्ती, द्वितीय कहलाता है। जैसे क है, अब मैं क के साथ क लाता हूं, इसे हम द्वितीय रूप बोलते हैं, व्यंजनों का द्वितीय रूप, यानी क द्वितीय रूप में आएगा तो इसका मतलब क पहला था फिर बाद में पूरा आएगा। ग द्वितीय रूप में आएगा तो ग ये आएगा, ये ग का द्वितीय रूप है। च द्वितीय रूप में आता है तो च द्वितीय रूप। हम जानते हैं व्यंजन संधि का पूरा नियम चलता है, बहुत विस्तृत नियम है। कम से कम आपके आसपास में 250-300 शब्द मिल जाएंगे आपकी सामान्य पुस्तक में द्वितीय रूप वाले से। जैसे ज का द्वितीय रूप, यानी ज द्वितीय रूप में आएगा, मतलब दोनों ज, एक ज आधा एक ज पूरा, या जो भी है, मतलब दो ज इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहले लिखा है पहला आधा, तो अब यदि आपको तत्व लिखना है, तत्व, तो देखिए तत्व ये लिखा जाएगा, इसमें दोनों त आधे होते हैं, दोनों त आधे। और हमें कैसे पता चला दोनों त आधे हैं, तो देखिए हम जानते हैं शब्द है हमारे पास तत्व, और तत्व के साथ में त्व है, यही जोड़ेंगे हम, तत्व के साथ त्व है। ये त भी आधा है, ये भी त, मतलब हलची ने इसका मत आधा है। व्यंजन आधा ही तो होता है, पूरा कब बनता है वो, जो साथ में स्वर जुड़ता है तब। हमने लिखा था कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, क्योंकि वो तो आधा होता है, और स्वर आएगा तो पूरा बनेगा, और पूरा बनेगा तो ये बोला जाएगा। तो ये वाला जो है तत्व है, अब ये जो त है ये आधा से रहेगा, और देखिए ये जो त है ये तो बदल जाएगा इस रूप में, और ये त आएगा इस रूप में, और फिर आ जाएगा वह, तो ये तत्व बनेगा। तो तत्व हमेशा ऐसे लिखते हैं हम, ये हमारा सही है। और यदि आपने तत्व को ये लिखा तो ये तत्व गलत है, आपने तत्व त लगाए नहीं, मत त दंत्व कर दिया। तो प्रत्यय, प्रत्यय उदाहरण में आता तत्व है, तत्व सत्व महत्व। जैसे एक उदाहरण और देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर महत, और महत का मतलब महान होता है, ठीक है, महत मूल है और महान प्रथम विभक्ति वाला शब्द है संस्कृत का। अब महत के साथ में तो आ जाता है, सीधी बात है, शब्द रचना भी तो होनी चाहिए, प्रत्यय में पढ़ते हैं हम इसे, तो प्रत्यय में महत्व पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा महत्व है। तो जब भी आप लिखोगे इसे ऐसे लिखेंगे आप, नहीं तो ऐसा नहीं, ये आपने लिख दिया महत्व। अब आप क्या अखबार में लिखते हैं, अखबार शब्द शुद्धि नहीं है, ध्यान रखिएगा, अखबार शब्द शुद्धि नहीं है। अखबार वाले क्या लिखते हैं, अखबार त्रुटियां नहीं करते हैं, अखबार खूब त्रुटियां करते हैं अखबार वाले, अखबार की भाषा में त्रुटियों का भंडार पड़ा रहता है, संपादक में भी उनमें त्रुटियां मिलने लग जाती है। यदि बहुत गहरे सोच रहे हैं ना, तो संपादक में कहीं कहीं त्रुटि मिल जाती है, जबकि मिलनी नहीं चाहिए, वहां मिलती नहीं है। अखबार पर, अखबार में भाषा पर भरोसा कर सकते हैं, तो वो सिर्फ कौन सी संपादक में चीजें अच्छी तरह से वो चेक कर लिखते हैं। बाकी ऊपर जो न्यूज आती है वो तो फटाफट लिखते हैं, तो वहां पर कोई नहीं है। पर महत्व अखबार वाले लिखते ही नहीं है, हम जानते हैं महत्व इसी का प्रयोग करते हैं, महत्व महत्वपूर्णता है वो, पर हमारे लिए रचना के अनुसार वो है, तो यहाँ पर तो हम ऐसे लिखेंगे। अब मान ली इसको छोड़कर एक तो आधा एक तो पूरा आता, तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है उद, और दूसरा है तर, देखिए उद और सामने है तर, तो देखिए यहाँ पर ऊ का रहेगा ऊ, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मान लीजिए अभी आपको संधि नहीं आती है, तो मैं लिखना सिखा रहा हूँ, मैं अब आपको संधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लिखना। अब जाके संधि में जाके थोड़ी पढ़ूंगा कि लो इसको नियम लिखो पहले लिखने का, तो फिर विषय से भटक जाएंगे हम, विषय से भटक जाएंगे। विषय से भटकना नहीं है, विषय में वही रहना है। तो ये बेसिक जानकारी हमें पहले पढ़नी होगी, मतलब एक छोटे बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो जानकारी आपको पहले पढ़नी है अभी। तो हम लिखते हैं उद के साथ में हमारे सामने तर है, तो होता क्या है कि नियम बनता है कि जो द होता है तीसरा ये चला जाएगा पहले में, ये पहले में चला जाएगा, ये नियम होता है इसका। चलो इसको नहीं मानो, हम उपसर्ग के रूप से पढ़ लेते हैं इसे,
ठीक है, उपसर्ग के संदर्भ में उत कर दिया हमने। ठीक है, संधि न कर में उसको उपसर्ग, क्योंकि संधि में तो उद आता है, उपसर्ग में उत आता है। ये तुलना भी मुझे पढ़ानी पड़ेगी आपको, जब पढ़ाऊंगा ना तब, कि उत कब करेंगे उद कब करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर उत, दो त आ गए। ये तो देखिए यहाँ पर ये त आधा है, ये भी आधा है, तब लिखा हमने इस रूप में, ये रूप हमारा, अच्छा ये तो होता ही नहीं है। देखिए ये रूप तो हमने लिखा कि ये वाला नहीं होगा, तो इसे तत्व को आप ये तत्व नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो है ही नहीं। प्लस आप इसमें एक त का प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसके दो रूप असल हो गए। आप महत्व ये भी नहीं लिख सकते, दो त। ठीक है, और न आप महत्व में एक त लगा सकते हैं, ये। अब इसमें लिखेंगे तो ऊ का त रहेगा ऊ, और त के साथ त लिखोगे तो नियम के अनुसार क्या बनेगा, ये त यही लिखा जाएगा, क्यों, आगे पूरा पड़ा है, और ये त लिखा जाएगा, ये बनेगा आपका उत्तर। और उत्तीर्ण लिखना है। ठीक है, तो हम तो लिखते हैं उत धन तीर्ण। उत यहाँ पर उपसर्ग के रूप में आया हुआ है, तो देखिए ऊ का रहेगा ऊ। अब त के साथ त है, तो अब देखिए ये तो आधा नहीं पूरा है, तो एक आधा एक पूरा हो, तो आधे को 100 करना पड़ेगा कि ये आधा है। यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये आधा है, ये आप लिखोगे तभी वो सही हो पाएगा। उत्तीर्ण, अब आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, आप ये दो प्रकार लिखते हैं। एक तो लिखते हैं आप ऐसे, विद्यार्थी लिखता है एक, तो उत्तर लिखता है ऐसा नहीं, एक लिखता है भाई उत्तर सीधा यही। ठीक है, तो एक ही लपड़ा खत्म कर दिया है, एक लिख दिया। देखिए यहां पर लिखते हैं तो उत्तीर्ण, एक यह लिखते हैं, और दूसरा उत्तीर्ण, कुछ लगाता ही नहीं है साथ में, लो हो गया। ये दोनों ही गलत चलते हैं, वर्तमान मानकीकरण के अनुसार ये आपके गलत चलते हैं। क्या हमने उसे कॉपी किया था? हमने क्या उसे कॉपी किया था क्या? कहाँ कॉपी किया था उसे? हम्म? ये ओपन होगी यहाँ से? पेन ड्राइव ओपन हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी पेन ड्राइव ओपन। नहीं होगी ये, खोल सकते हैं। एक मिनट हो, अभी आपके क्या है, जैसे मैं लिखा ना उत्तीर्ण उत्तीर्ण है, आप यहाँ से बाहर निकलते मुझे नकार दोगे आप। मार्केट में क्या होती है कि जो चीज अशुद्ध चलती है ना, जैसे मैं अभी एक संस्थान में पढ़ा कर आया था यहाँ पर, मेरे छोड़ने का कारण ही उनकी मानसिकता थी। मैं यहाँ सही पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा टीचर पड़ोस पढ़ा रहा है कि वो गलत पढ़ा रहा है। अरे मैंने कहा कि गधापंती थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई मैं यहाँ पर। ठीक है, और बाहर से पता नहीं कोई किसी और शहर से आया, वही कह रहा है नहीं ये गलत पढ़ा रहा है, हम जो पढ़ाते सही है। मेरे पास बिना ऑथेंटिक प्रूफ के मैं कोई भी आंकड़ा नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं, मैं कभी नहीं बदलता हूँ इस चीज लिए कि लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं, लोग तो सही बोलेंगे, आरपीसी जो कहेगी वही चलेंगे हम जिस चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास में ये लिपि वाला मैटर है। जैसे बेसिक में शुरुआत में मुझे तीन चार चीजें आपको देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, बहुत जरूरी चीजें हैं।
ये देखिए, वर्ष 2024 संस्करण के लिए विशेषज्ञ समिति लिखा हुआ है, 2024 वाली है, जो अभी हाल ही में ये मानकन आपके सामने आया हुआ है। देखिए, अभी मैं आपको वो नहीं लिखा रहा हूँ, केवल त लिखाया था। ठीक है, इसके बाद लिखाऊंगा व्यंजनों की पाई कैसे हटती नहीं हटती है। ये देखिए, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं, जैसे ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, प्यास। ठीक है, त्र्यंबक, स्वीकृति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा। ये कुत्ता इन्होंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर कुत्ता खुद ने क्या लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि ये यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, ये इनका फॉन्ट पता नहीं अजीब है। इन्होंने अभी एक नया मतलब बुक जारी कर दी इन्होंने, अभी 5-10 दिन पहले ही। ठीक है, इसमें त्रुटियां होने के कारण है, वो मेरे पास अभी है नहीं। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसके देख स्टार लगा हुआ है, लगा हुआ है। इस स्टार का जो मतलब है ना, यहाँ बता रखा है, दो अर्ध। ये देखिए आप, एक्चुअल में ये लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पर, समझ आ गया। दो अर्ध का एक साथ आने पर स्थान लागू को देखते हुए उनका उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप बनाया, जैसे महत्व, तत्व। यही है। और ये दो है ना, ये वाला आपको ऐसे नहीं बनाना है, परंपरागत नहीं बनाना। कि ऊपर नियम क्या लिखा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाए, जैसे ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, प्यास, त्र्यंबक। ठीक है, स्वीकृति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा। ठीक है, कुत्ता, पथ्य, डिब्बा, सभ्य, रम्य, अक्षम्य। ये जो यहाँ पर कुत्ता जो लिखा है ना, ठीक है, ये दो तरह के साथ लिखा हुआ है। अभी जो वर्तमान में एक मेरे पास विद्यार्थी आया भी था 4-5 दिन पहले, क्या सर अब आप ये पढ़ा, अब ये नहीं। मैंने कहा ये पहले से गलत था। ये पहले से क्या है? अच्छा, 2019 वाला जो मानकन है, उसमें साफ लिखा हुआ है दो त के साथ में, दो त के साथ लिखा हुआ है। तो इसका जो मानकन है वो ऐसे करना, यहाँ पर केवल पाई हटती है। ये परंपरा नहीं लिखा इसने, केवल क्या आती है, पाई हटती है, और फिर आप इसे लिखते हैं। तो ये वाला है, मैं अभी आपको इसी क्लास में वो मुझे मिल जाएगी फाइल, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये है आपका जो मानकन है, वो अभी जो लेटेस्ट जो आया हुआ है उसके अनुसार ही है। अब आपको ये मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम पढ़ने का, मानो नहीं मानो, आप चैलेंज करोगे तो ये चीज चैलेंज हो सकती है, और बाकी आप जहां से जो चीज पढ़ते हो वो चैलेंज नहीं होगी, फिर चैलेंजेबल नहीं है, और ये है। मैं तो देखिए आज तक करता हूँ, मुझे तो आज तक कभी समस्या नहीं हुई है। मैं हमेशा ये लिखता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात देखिए आप,
लिख लिया आपने? एक मिनट रुकना आप। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। माफी चाहता हूँ, एक मिनट और। ये क्या कर रहे हैं मतलब? ये स्थिर है ही नहीं क्या? मतलब भारत सरकार भी स्थिर नहीं रह रही चीजों के लिए? कि इंटरनेट नहीं क्या इसमें? एक मिनट रुकिए, दो किताबें यहाँ पर अलग अलग आ गई है। एक तो मिनिस्ट्री ने खुद ने डाली है, वो अलग डाल दी है, और ये अलग डाल दी है। एक काम करिए, अपने फोन है ना पास में? फोन है? फोन खोलिए एक मिनट आप। फटाफट खोलिए, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। आप फोन खोलिएगा। देखिए, अब आप कहेंगे कि मतलब किस तरह से मार्केट उन्होंने एक महीने में बदलाव कर दिया चीजों के अंदर। ऊपर लिखिएगा, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। एक बार लिखिए ऊपर। पिछले 1.5 महीने से इतना नचा रहा है ये, मतलब मानकीकरण आजकल 1.5 महीने से नचा रहा है, मतलब अब ये और नचा दिया राज इसने। लिख लिया ऊपर? देवनागरी लिपि का मानकीकरण लिख दो सिर्फ आप। मैं कहूँ वही साइट खोलना हो, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। अब जैसे ही खोलोगे, ऊपर क्या लिखा रहता है? एक मिनट को, आपको दो साइड खोलनी है एक साथ में, खोल दोगे फोन में? खोलना आता है ना दो साइड एक साथ में? नए टैब के साथ नहीं खोल सकते हो? अरे ऊपर जो प्लस आता है ना, टैब लिखा ऊपर प्लस से। एक तो ये सुनो, एक कर दी। यहाँ पर आप जो साइट, यहाँ पर तो आपको ये खोलनी है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसे खोलिए। इसी डायरेक्ट डाउनलोड होगी। ऐसा फोटो आना चाहिए, डार्क ग्रीन टाइप का फोटो है। आ रहा है? हाँ आपके वो है ना? ठीक है। एक तो जो अभी मैंने खोली ना, जो केसरी का रंग का था, एक तो वो आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। दो आना चाहिए। दोनों ही चॉइस के हैं, दोनों ही। आ गया? कौन सा है बताओ? ऐसे फोन ऐसे करना सामने। आपने साइट नहीं खोलनी है, डायरेक्ट लिंक। हाँ, आपके पास में ये वाला है। कितना के पास ये वाला बताओ? ये वाला कितना के पास है? तो के पास है। अब इसमें देखो, नीचे जाइए आप। पेज नंबर बता दूं आपको। पेज नंबर 25 पर जाइए आप, सीधे।
पेज नंबर 25 पर चले गए। ठीक है, इसका पेज नंबर है 17, और ये कब की है, समान है। ठीक है, अब इसका पहले पेज भाई, एक मिनट आप, एक मिनट रुको, पहले पेज पर आओ इसके। जिसके पास ये खुली हुई है और कईयों के पास में ये खुली हुई है, ये दो मानकण एक ही समय में उन्होंने जारी कर दिए, कर दिया ना। ये लफड़ा करवाते हैं बहुत ज्यादा वाला। तो एक तो हमारे पास में ये है रंग है, आपके पास में एक रंग ये वाला है, दोनों के ऊपर समान, लेकिन इसमें पेड़ बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है। और जो आपके ये यहाँ प्रधान संपादक क्या लिखा दोनों में, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, समान लिखा हुआ है। ठीक है, अगले पेज देखना आप थोड़ा सा, वर्ष 2024 संस्करण के लिए विशेष समिति, यही है। और नीचे यहाँ देखो, समान है। ठीक है, इसका तो मैं पेज निकालता हूँ 17। देखिए इसका तो पेज नंबर है हमारे पास 17। ये रहा 17 पेज है, और इसका पेज नंबर आपके पास में 25 है। निकाल दिया 25 नंबर पेज। अब देखो 25 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे खड़ी पई वाले व्यंजन, लिखा हुआ है, पढ़ा आपने। नीचे क्या लिखा हुआ है, त को त के साथ, मतलब त को पूरे त के साथ, दो अर्ध त को, देखो त को त के साथ अथवा दो अर्ध त को, और दो आधे त को अन्य वर्ण के साथ संयुक्त करने पर परंपरागत रीति का ही अनुसरण किया जाए। परंपरागत रीति का ही अनुसरण मतलब दोनों तरह क्या लिखने हैं? आधे लिखने हैं। अब ये कह रहा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, दो अर्थ, मतलब ये, और यहां देखिए यहां पर कुत्ता लिखा स्टार बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ कहीं कुत्ता है? नहीं नहीं, यहां पर ऊपर, यहां पर इस खड़ी पाई वाले में ये लिखा है ना, बस ये है। अब इसको माने या इसको माने हम, तो मेरे पास में क्या, अभी तो मैं एक बार लिखा देता हूँ जो चल रहा है वही, जो नया वाला, और मैं 2 या 3 दिन बाद में आपको कंफर्म करके पता कर बताऊँ। ये तो मुझे फोन करना पड़ेगा, फोन करूंगा, मेल करना पड़ेगा, मैं मेल करूंगा दोनों दोनों किताबों के साथ में, कि मुझे ऑथेंटिक बता दीजिए अब हम किस माने फाइनल कौन सी आपकी। इन्होंने क्या अभी जारी कर दी है, तो दो, एक का तो रंग, अच्छा एक किताब में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रंग बदल दिया किताब का और वही संस्करण वही लोग हैं वापस। आप समझते हैं, सरकारी स्तर पर ये काम हो रहा है, तो फिर, और ये ऑथेंटिक चीज है, सबसे बड़ी बात है, ये क्या है, ऑथेंटिक है, जो कह दिया वो फाइनल है ये, कि ये तो नियमावली का, नियमों का निर्धारण तो यही करते हैं भाई, नियमों का निर्धारण यही करते हैं। तो इसको तो एक बार आप, ठीक है, इस लिख दिया आपने एक बार, लिख दिया। इस 4 5 पंक्ति खाली छोड़ दीजिए आप, अब 5 पंक्ति या 6 पंक्ति खाली छोड़ दो। ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो और 6 पंक्ति खाली छोड़ दो आप। ठीक है, अब खाली छोड़ दो एक बार इसको, पूरा ही खाली छोड़ दो एक बार ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्यों त वाला मैं कन्फर्म करूंगा, तो एक ही पुस्तक के मतलब 2 भाग आ गए हैं, मतलब अलग अलग पुस्तक आ गई है। एक और कह रहे हैं, एक और कह रही फाइनल क्या है वो हम देख के आपको, मैं देख कर मैं पता करके बताऊंगा, कि अब साइड से पता नहीं कर पाएंगे हम। तो कौन सा था, दूसरा था, तीसरा में आ जाइए आप। हाँ, चौथा है क्या? हाँ, तो चौथे में आ जाइए आप। चौथा नियम क्या कहता है, इसमें आइए। चौथा कहता है कि पाई वाले व्यंजन, पाई क्या होती है, देखिए पाई ये है, इसे हम पाई बोलते हैं। पाई वाले व्यंजनों का, व्यंजनों के आधे रूप, या पाई वाले व्यंजन का आधा रूप, पाई वाले व्यंजन का आधा रूप पाई हटाकर, पाई वाले व्यंजन का आधा रूप पाई हटाकर, पाई हटाकर,
और, आगे लिखिए और, बिना पाई वाले, और बिना पाई वाले व्यंजन का आधा रूप, बिना पाई वाले व्यंजन का आधा रूप हल चिन्ह लगाकर, बिना पाई वाले व्यंजन का आधा रूप हल चिन्ह लगाकर तथा, हल चिन्ह लगाकर तथा, तथा हुक वाले व्यंजन, एक तो पाई है, दूसरा पाई रहित है, और तीसरा हुक, लिखिए हुक वाले व्यंजन का आधा रूप, हुक वाले व्यंजन का आधा रूप हुक हटाकर किया जाता है, आधा रूप हुक हटाकर किया जाता है, हुक हटाकर किया जाता है। जैसे, तो अब इसमें कौन से हैं? दो तो ठीक है, जैसे यह लिखता हूं पाई वाले व्यंजन, पाई का मतलब खड़ी पाई बोलते हैं हम यहां पर आ जाएंगे पाई वाले व्यंजन, हम आधा रूप पढ़ रहे हैं, और यहां पर पाई रहित व्यंजन, और यहां पर हुक वाले व्यंजन। हुक वाले व्यंजन दो हैं, ज्यादा है भी नहीं इसमें। एक तो आपका क है, तो इस क का यदि आधा रूप करना है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ये लिखते हैं, और दूसरा फ है। हुक कौन सा है? हुक ये है, इसे हम हुक बोलते हैं। एक हुक किसमें है? फ में है यहां पर, तो फ का जो आधा रूप है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है, बाकी कोई नहीं बनेगा। ये वाला इसका ही आपको पता है, पाई देख क उधर चला गया, ख कहाँ है? ये देखो ख में यहां पर ये पाई है, इसका आधा बनाना है तो ये पाई हटेगी, केवल केवल पाई हटती है। और घ का आधा बनाना है, ठीक है, इसी का आधा बनाना है तो ये घ पाई हट जाएगी। और मान लीजिए किसी का कोई भी आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको स का भी आधा बनाना है, ठीक है, अंतिम ये आता पाई वाला, ठीक है, इसका आधा बनाना है तो भी ये पाई हटेगी और फिर आधा बनेगा। हो गया। मुद्दा ये है, जटिलता जो है वो इसमें पाई रहित वाले में है, जटिलता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पाई किस में आती है? कम पाई देखिए क हुक वाला है, ख पाई वाला है, ग पाई वाला है, घ पाई वाला है, उसके बाद में अंग है जो आपका हलचिन वाला है। इसको हमेशा आधा हलचिन के साथ लिखेंगे, इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई नहीं है, इसे हम हलचिन के साथ लिखेंगे। इसके बाद में पाई बिना पाई वाला कौन सा है? च के साथ पाई है, थोड़ा दिमाग सोचो, है ना ऐसी पाई? ठीक है, छ के साथ में नहीं है, तो छ आपका यहां लिखा जाएगा। ज के साथ पाई है, बिल्कुल है। बड़े वाले के साथ है, बिल्कुल है। यह के साथ भी है, बिल्कुल है। देखिए ये ऐसे लिखते हैं हम, तो पाई है। ट के साथ पाई नहीं है, तो ट के साथ भी नहीं है, ठ के साथ भी नहीं है, ड के साथ भी नहीं है, ढ के साथ भी नहीं है, ण के साथ पाई है। जैसे देखिए ण के साथ पाई है, अब इसे आधा लिखेंगे तो जैसे खंड, केवल ये पाई हटती है और फिर लिखते हैं हम, ये लिखते हैं ना। और इसके बाद में किसका नहीं है? त के साथ में है, थ के साथ में भी है, द के साथ नहीं है, नहीं द के साथ में, तो इसे हम हल चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ध के साथ है, न के साथ है, प के साथ है, और फ किस में आ गया? हुक में आ गया। ब के साथ है, भ के साथ है, म के साथ में, य के साथ भी है, र के साथ नहीं है, तो र के साथ हमारा नहीं है। और इसके बाद में ल के साथ है, व के साथ है, तीनों स के साथ पाई है, पहले के साथ है, दूसरे के साथ भी है, और तीसरे साथ भी है, ह के साथ में नहीं है। इनके तीन नियम बन जाते हैं आगे, इनके आगे जाकर तीन नियम बनते हैं। एक तो इनका खुद का बनता है, दूसरा द का बनता है, और तीसरा र का नियम बनता है। तीसरा जो है
वो आपका र का नियम बन जाता है। तो तीनों के अलग अलग नियम बनेंगे। ये तीन दो जो गोले किए ना मैंने यहाँ पर, ये दो बहुत जटिल है ये आपके, जो गोले कर रखे हैं ना, ये काफी जटिल बनते हैं इनमें। तो इस द के द का जो संयुक्त लेखन है, ठीक है, वो और र का अलग से नियम के रूप में पढ़ना पड़ेगा आपको। काफी आप उस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। पर हो सकता है पुस्तक आप पूरी पढ़ोगे थोड़ी कम समझ में आती है, हर विद्यार्थी की नहीं आती है। तो हमें तो क्या राजन काम है, तो मान लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ शब्द शुद्धि के रूप में, यदि आपको कोई शब्द को लिखना है, यहाँ से आपके शब्दों की शुद्धता होती है, वो शुरू होती है। और वो मानकर अभी भी ठीक नहीं आया है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जब विद्यार्थी आया था मुझे कंफ्यूज खुद भी लगा था। ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपको उच्छ्वास लिखना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, यदि आपको ख्याल लिखना है, ख्याल, तो हम ऐसे लिखते हैं। और यदि आपको शाही लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं, सादा हो गया। और इधर यदि आपको वांग्मय लिखना हो तो ये आधा हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। और यहां पर मान लीजिए आपको अंत में लिखाता हूं चिन्ह, तो चिन्ह लिखना हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा गया, आपको जो बहुत सारा आपके कई बार डाउट रहता है ना कि यार यहाँ पर हलचिन्ह क्यों लगाते हैं, आधा क्यों लिखा है, ये कभी आपके दिमाग में कभी चले होंगे या आगे पढ़ेंगे तो चलेंगे। तो उनका सारा समाधान मिल रहा है आपको यहाँ पर। और इनका इन हम जस्ट लिखते हैं। जैसे आपको क्यों लिखना है, तो क्यों में क ऐसे क्यों लिखा, हमने उस तरह से आधा क्यों नहीं किया, हलचिन्ह क्यों नहीं लगाया। बहुत सारे विद्यार्थी कई बार पूछते हैं कि सर यहाँ हलचिन्ह क्यों नहीं लगा सकता हूं मैं। जैसे एक विद्यार्थी मुझे पूछ रहा था कि सर मैं गलानी ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, मुझे आप ये उत्तर बताइए इसका। भाई नहीं लिख सकते, नियम है इसका लिखने का। इसका लिखने का नियम है कि पाई होती है तो पाई को हटाकर इस आधा लिखेंगे तो फिर गलानी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों हो गया। और यदि आपको फ्यूल लिखना है तो हम जानते हैं फ्यूल ऐसे लिखेंगे हम। लिखते हैं आधा मतलब वह है, वो बीच में पाई रहेगी। जो हुक होता है, ये हुक आधा काटता है, ये हुक होता है, इसको हम आधा काटते हैं और फिर लिखते हैं। ये हो गया। अब द और र लिखेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न कोई बनता है तो इससे बनता है, र से। ठीक है, जैसे आप सब इंस्पेक्टर ऐसे ही 2010 में देख लीजिए आप, इसका तो मूल उच्चारण पूछ लिया उसने। मूल उच्चारण पूछ लिया कि इसका मूल उच्चारण कब आता है। जैसे पढ़ता है र मूर्धन्य 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 मूर्धन्य, वो तो ठीक है, जो इसका वास्तव में जो उच्चारण है वो किस शब्द में आता है मुझे ये बताओ आप। तो काफी जटिल प्रश्न था वो, इतना आसान नहीं था। सामने पढ़ा था पर जटिल पता नहीं होता पढ़ा बिना, क्योंकि ये खुद अपने आप में चार पांच चार रूप लिखा जाएगा और तरीके पांच बनते हैं इस लिखने के। सबसे जटिल कौन सा है, ये बनता है। तो इसलिए किया आप एक बार। लिख लिए, हो गया। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि इनके सदी आपको छोटी ई की मात्रा लिखनी है तो फिर कहाँ लिखेंगे। छोटी की मात्रा का लफड़ा इन्होंने वापस शुरू कर दिया।
छोटी की मात्रा का लफड़ा 1935 से लेकर अब तक बना हुआ है। छोटी की मात्रा के लेखन का जो लफड़ा है 1935 से लेकर आज तक बना हुआ है, आज तक नहीं सुधरा। इन्होंने और कबाड़ कर दिया इसका। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं चीजों का, एक पंक्ति लिख के छोड़ देते हैं और उसके बाद में भुगतो भले आप। इन्होंने फिर स्पष्ट नहीं किया है। ये पता नहीं किस उसी चीज को वापस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, घुमा फिरा करके। हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि 1952 में नहीं 52 नहीं, 55 में मेरे हिसाब से, 47 में, 53 में, 47 था, 53 में रिपोर्ट आई थी। 53 में बहुत ज्यादा इनका विरोध का सामना करना पड़ा था, 55 में इनको रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी थी। जैसे या था ना मानकण, वैसे एक बार ऐसा हो चुका है। ई की मात्रा को लेकर काफी लफड़ा हुआ था। उसके बाद में ई की मात्रा हर हर बार ही बदलने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई तरीका दूसरा लेकर आते हैं जो बनते नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटी की मात्रा, तो यहां पर नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, संयुक्त व्यंजनों के साथ छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा को पूरे वर्ण के साथ ही लिखा जाए। अब ये मान के आया इनका, पूरे वर्ण के साथ ही लिखा जाए। के साथ ही लिखा जाए। जैसे, जैसे, अब थोड़ा सा देखिएगा। आप कहोगे सर आप जो कह रहे हो तो आपने पहले ये पढ़ा है, अब आप ये पढ़ा रहे हो, फिर आप कहोगे सर ये पढ़ा है, अब हम कब जाए। तो एक बार रुकिएगा आप, यहां लिख रहा हूं परंपरागत। परंपरागत मतलब जो संस्कृत वाला रूप है और चला हुआ आ रहा है परंपराओं से, एक तो वो है। यदि आपको शुद्धि लिखना हो, हम पढ़ते हैं सब शुद्धि, परंपरागत रूप हमारा ये वाला है, ये हमारा परंपरागत रूप है। इसके बाद में लेटेस्ट जो चल रहे हैं अभी, ठीक है, ज्यादा बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद में ये आ रहा है, हर 4 या 5 साल बाद में ये मानकर आ रहा है। अभी 5 साल बाद आया, 2016 में जो आया था उसके अनुसार, और फिर 2019 में आया उसके अनुसार, और अभी जो लेटेस्ट जो आपका 2024 में आया है, ये मानकिन के अनुसार है। तो मुझे भाई दोष मत देना हो, कैसा नहीं सर आपने तो कह दिया था ना, हम क्या कर रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं भी नहीं कर सकता इसमें। 2016 में इस शुद्धि को लिखने का तरीका बताया था कि आपको शुद्धि ऐसे लिखनी है, मतलब छोटी की जो मात्रा है वो इस पूरे वर्ण के साथ लिखनी है आपको, और कहीं नहीं लिखनी है। वो तो लिखना ही नहीं है, वो तो नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, कि संयुक्त बनाना ही नहीं है, संयुक्त तो आपको बनाना नहीं है। संयुक्त आप ये और वह के सभी लिखूंगा द के साथ में एक ही तरीके से बना सकते हो आप, ये तो बनेगा ही नहीं। फिर जो दूसरा तरीका आप 2019 में बताया कि आपको आधे वर्ण से पहले लिखनी है और खींचकर इसे आगे तक लेकर जाना है। ये आप 2019 वाला यदि आपको पास पुस्तक पड़ी है उसको पढ़ लेना, साइट पर मिल जाएगी शायद कहीं ना आपको, 2019 वाला लिखना मानकर, ठीक है। उसे पढ़ना, इसी नियम को पढ़ना आप, ये लिखते हैं इस नियम को पढ़ना आप, वो लिखते हैं। और लिख के सब ऐसे खींच कर क्या करते हो, इधर से लिखो और खींच कर कहां लेकर जाओ, यहां तक लेकर जाओ। इसका फॉन्ट नहीं बना कभी, मैंने सबसे ज्यादा मुश्किल उठाई है इससे। मैंने मेरी पुस्तक लेखन में 2019 के मानक को फॉलो किया था, तो मुझे ये मात्रा बनानी पड़ी टाइपिंग के लिए। जो मात्रा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, हमने क्रिएट करके दूसरे मतलब 2-3 फॉन्टों को मिला करके क्रिएट करके मात्रा को लिखा था। हर जगह मुझे, मैं समझ लीजिए कि 10 दिन इस मात्रा को करेक्शन करने में लगे थे। हर जगह करनी पड़ रही है, क्रिएट की तो आपको सेट करनी पड़ती है, क्रिएट भी सेट करनी पड़ती है, तो ये की है। अब इन्होंने 2024 में जो मान के लेकर आए और इन्होंने क्या कर दिया, वापस यही कर दिया, क्या लो यही लिखो आप वापस। कौन सा आ गया, 2016 वाला आ गया, ठीक है। और इससे पहले 2011 वाले लोगे तो 11 वाले में कुछ और तरीके से बता रहा था ये। पर सुनिएगा आप, ये तो चलो ये बता रहे हैं, पर जैसे मान लीजिए आपको दिग्विजय सब लिखना है, तो दिग्विजय तो ये भी गलत हो गया। आप दिग्विजय कैसे लिखते हो, दिग्विजय कैसे लिखते हो आप, वही लिखते हो ना,
अब तो सीधी सी बात है, दिग्विजय आपको ये करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको अटपटापन रहेगा इस मात्रा में। चलो ये तो कहोगे सर ये तो आपने 2016 बता दिया, पर इसके बारे में ये मौन है, ये कुछ नहीं बोलते हैं इसके बारे में। ये केवल संयुक्त गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं ना संयुक्त ऊपर नीचे वालों के साथ ही ये क्या करते हैं, मात्रा बता रहे हैं। बाकी स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं पूरा कि जहां हो हर किसी के साथ ऐसे ही लिखना आपको, चाहे कोई हो। कहना तो यही है, पर जब आप कोई भी पुस्तक कहीं भी फॉन्ट लिखोगे, कहीं भी टाइपिंग करोगे, दिग्विजय आपको ये लिख के देगा। वो दिग्विजय आपको लिखकर ये देखा, यूनिकोड में टाइप कर लीजिए। अब टाइप करना है यूनिकोड में, लिखना दिग्विजय, एक बार लिखना। अरे कहीं लिखो ना, यहाँ पर पूरा सिस्टम यूनिकोड है अपन तो। लिखो DIG VIJAY, इसमें दो। कैसे लिखा, ये वाला लिखा या ये वाला लिखा? ये वाला लिखा, ये लिखा था, ठीक है। और ये लिखा इसने नहीं, अब सुधी लिखो, अब सुधी लिखो आप, SHUDDHI, ठीक है। इसमें दो, कैसा लिखा? ये तो आप वर्ड में जाओ, वर्ड में न्यू 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 न्यू, हाँ लिखो SHUDDHI, हाँ यूनिकोड करो इसको, जेड करो, कंट्रोल जेड और जेड, वापस लिखो इसे, कंट्रोल जेड करो, जेड करो, करो, हाँ ठीक है। सिलेक्ट करो इसको, सिलेक्ट करो इसको, सिलेक्ट, हाँ ठीक है। इधर जाओ, वो में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, ऊपर ले उसको, फ्रंट पर ले, और ले, और ले, चलिए उठा के ले जल्दी, बहुत नीचे पड़ा है, हाँ ले, पूरा ऊपर ले लो, ठीक है। ये करो, नीचे वाला ये, ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये करो। ये क्यों नहीं दे रहा है? इधर आप ऐसे कैसे नहीं ले रहा यार, ये तो गड़बड़ करोगे अभी, स्टूडेंट के साथ मेरी बेइज्जती करा दोगे पूरे दिन साहब। क्या सर खुद कंफ्यूजन हो गए क्या यहाँ पर? ये क्या यार, बताओ कहाँ लिखा इसने, बता नहीं उसको। अब मुझे बताना, इसने ये लिखा कि ये वाला लिखा? ये लिखा ना, यूनिकोड जो चल रहा है ना। अब यूनिकोड में पता क्या दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसी नियम के साथ में। जैसे दिग्विजय लिखना है तो दिग्विजय आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक। एक मिनट, मैं लिखने के नहीं बता रहा हूँ, मैं नियम के अनुसार बता रहा हूँ। नियम और त्रुटि कहाँ पर पड़ी यहाँ पर, ये नियम भंडार त्रुटियों को पढ़ा ऊपर से। और शुद्धि लिखना है आपको, तो शुद्धि तो यूनिकोड भी ऐसे लिखता है, ये नहीं लिखता। 2019 के पूरे मानकीकरण में शुद्धि ये लिखने का बोल दिया, पर यूनिकोड ये लिख रहा था हमेशा। अब हो सकता है यूनिकोड की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया, पर दिग्विजय कहाँ जाएगा? यूनिकोड दिग्विजय को ऐसे लिखता है, जबकि इसकी तरह लिखना हो तो दिग्विजय भी ऐसे ही लिखना चाहिए था, ऐसे ही लिखना चाहिए था। तो जो कमेटी में जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो खुद यूनिकोड में काम नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही मतलब उस चीज को लिख पा रहे हैं, ना इनके पता नहीं इनके ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है कि जब इससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, इसके पीछे क्यों पड़े इन शब्दों के साथ में, बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि, ठीक है, कुटिम, इन 5 शब्दों के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि ऐसे अग्नि देखिए आप, तो कल तो अग्नि में ही लपड़ा हो जाएगा, तो ये भी करना पड़ेगा। इसके बारे में मान नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। और मैं आपको ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूं इतना के, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि का मानकीकरण आने वाला है। आरपीएससी ने अपनी डिप्टी जिलर का एक एग्जाम नहीं
डिप्टी रेलवे का एग्जाम है जुलाई में, उसका सिलेबस जारी किया है। जो पहले एसई वाला सेम सिलेबस था, सेम था, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके वापस जारी किया है। देवनागरी लिपि विकास निधि नए एसए की सिलेबस में वही आने वाला है, नए एसए सिलेबस में वो आपका आने वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको सर हमें पढ़ाया नहीं आपने, समझ गए आप, इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इससे सीधा प्रश्न बनेंगे आपकी पंक्तियों से। तो जब भी पूछे, यदि अब आपको ध्यान रखना नियम का, छोटी का, यदि पूछेगा तो नियम पूछे तो नियम यही रहेगा, यानी छोटी की मात्रा लिखनी है तो क्या करेंगे हम, पूरे वर्ण के साथ लिखनी है, आधे वर्ण से पहले खींच कर नहीं लिखनी है आपको, खींच कर नहीं लिखनी है। तो एक बार इसे लिख लो ताकि आपको पता रहे कि अब आपको क्या लिखना है, शुद्धि वो लिखना है। और यही लिखिएगा, परंतु अग्नि दिग्विजय वर्षणी जैसे शब्दों परंतु अग्नि दिग्विजय वृष्णि जैसे शब्दों के साथ छोटी की मात्रा के लेखन में मौन है, इसके बारे में वो कुछ बोलते ही नहीं है। उसको सही करो आप, निकालो, सही कर दो बाहर, इसको फूंक दो, निकालो इसको। लिख लिया आपने, ठीक। मौन है मतलब इनको आपको ऐसे ही लिखना है, तो वैसे मर्जी की मान लिखो, जब इसलिए तो कोई नंबर नहीं काटता यहाँ पर, ई की मात्रा नंबर नहीं काटेगा, पर बाकी में काट देगा आपका वो, बाकी में तो बिल्कुल काटता है। जैसे 2016 में 18 में ना पेपर देखना आरपीएससी के, इनसे सब शुद्धि के प्रश्न बने हुए हैं, जैसे द्वंद्व में पूछे हुए हैं पीछे सब शुद्धि के, वही इसी नियम से थे। इसका अगला जो भी नियम है, पांचवा है ना, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, द का संयुक्त लेखन, द का संयुक्त लेखन, आगे लिखिए, दो प्रकार से लिखा जाता है, दो प्रकार से लिखा जाता है। द के साथ यह लाएंगे आप, और द के साथ वह लेकर आएंगे। तो द के साथ यह लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा द्य, और द के साथ वह लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा द्व। ये संयुक्त रूप है, द के साथ यह लिखोगे तो इसी रूप लिखेंगे, इसका मतलब होता है द के साथ में यह। द के साथ में यह, जैसे मान लीजिए आरएस मुख्य परीक्षा में आरपीसी ने एक प्रश्न किया था, आरएस मुख्य परीक्षा में या प्रत्यय का,
किया था। अब किसी विद्यार्थी ने ये उदाहरण लिख दिया है, विद्या, ठीक है, तो इसमें या प्रत्यय है, या प्रत्यय है। अब कोई कहेगा कि या प्रत्यय कैसे हुआ है, जब इसे आप इस तरह से अलग करेंगे तो द यहां पर है और यहां पर या है। विद मतलब ज्ञान, समझ, जान। विद्वान किसको बोलते हैं? जो ज्ञानी हो, ज्ञानी को बोलते हैं ना विद्वान, तो ठीक है। तो विद मतलब ज्ञान होता है, तो यहां पर विद लिखा, विद के साथ में क्या है? या प्रत्यय। तो या प्रत्यय उदाहरण लिखते हैं, तो विद धन या बराबर विद्या। तो अब इसे हम ऐसे ही लिखना है लिखते समय, और आप ऐसे लिखते हो विद्या, तो लिख तो ऐसा ही। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? या। जब हम लिखना ही नहीं जानेंगे तो प्रत्यय कैसे निकाल पाएंगे आगे जाकर? मतलब मान लीजिए मैं प्रत्यय रचना पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे? और आप कहोगे सर क्योंकि ये पूछते हैं, और इतना ऐसा उदाहरण है, मुझे नहीं लगता कि इसका किसी ने उदाहरण मतलब 2% विद्यार्थियों ने लिखा होगा। आरएस मेंस में 2% नहीं इसके पूरे उदाहरण नहीं लिखे होंगे, ठीक है, जो आप जो कोचिंग कर रहे हैं ना, इमेज दुनिया का बता रहा हूँ। बाकी सेल्फ स्टडी वाला तो कुछ भी कर सकता है, उसका तो कोई, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, सेल्फ कर रहा है तो वो तो पूरा ही पढ़ता है फिर। तो इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं, तो लिखते समय दिक्कत नहीं हो कल आपको। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको विद्या लिखना हो, आपको विद्यालय लिखना हो, तो इसी का प्रयोग करते हैं हम। आपको द्वंद्व लिखना हो, इसी का प्रयोग करेंगे। आपको द्विवेदी लिखना हो, देखिए द्विवेदी, जब इसको द्विवेदी बोलते हैं, द्विवेदी, आप जानते हो द्विवेदी बोलते हैं सीधा, यही बोलते हो ना? आप कितना खाते हो? द्विवेदी है ये, द्विवेदी। जो कि बोलते समय क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द्विवेदी बोलते हैं। देखिए द्विवेदी तो बोलते नहीं आप भाई, वे तो आप काटते नहीं है। आप कितने वर्णों को खाते हैं यहां पर? यहां देखना, द, वी, ठीक है, वे, दी, क्या बोलते हैं? द्विवेदी बोलते हैं ना, ये पूरा का पूरा वी खाता है यहां से आप, और ये बोलते हैं द्विवेदी, ये बोलते हो? ये इतना गलत उच्चारण कर पाते हैं, जबकि ये द्विवेदी है। जैसे बोलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, न कि द्विवेदी, द्विवेदी। तो ये द्विवेदी है आपका। और इसके अतिरिक्त द के साथ में यह हो गया, शेष के साथ जो भी मिलता आपको, देखिए शेष के साथ हल चिन्ह के साथ लिखा जाएगा रूप में। फिर ये आप किसी और रूप में नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी और रूप में नहीं, ये हमेशा हल चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा। जैसे मान इधर देखो आप, जैसे आपको शुद्ध लिखना है तो शुद्ध आप यही करेंगे सही, ये वाला शुद्ध नहीं करेंगे। कौन सा? ये ऊपर नीचे वाला, ये आप नहीं लिखेंगे। यही मानकीकरण हमारा है, वर्तमान के अनुसार ये नहीं है। और यदि आपको वृद्ध लिखना है तो वृद्ध ऐसे ही लिखेंगे, वृद्धि ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, यदि आपको उद्भव लिखना है, ये देखो आप, कोई कहे नहीं सर रुको रुको रो, मैं तो ये लिखूंगा, रोज लिखता हूं मैं तो। भाई किसी को हो सकता है कि सर मैं तो ये लिखूंगा, तो फिर आप उद्भव को ऐसे लिख के दिखा दो आप। फिर समस्या कहां है? फिर इसमें क्या, इससे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं सर इससे तो मेरा, मैं इससे पसंद नहीं करता और मैं इसी को पसंद करता हूं केवल। एक रूप रखो फिर पूरा, फिर पूरी क्या रखो? एक रूप था। संस्कृत का तो ये भी था, तो हमने क्या कर दिया, केवल जो ज्यादा उपयोग में आ रहा है उसको वही चला रहे हैं, ठीक है, उपयोग का खेल हो गया यहाँ पर। और मान लीजिए यहाँ पर आपको उद्गम लिखना हो, ठीक है, तो उद्गम यही लिखते हैं हम। मैंने कहा शेष के साथ में द को क्या लिखना है? हल चिन्ह के साथ लिखना है। अब उद्गम तो ऐसे भी लिखते हैं, ये भी है। इसे मना किसने किया है? इसे कोई मना किया किसने? नहीं किया है। उद्गम लिखते हैं ऐसा, देखो संस्कृत में लिखा हुआ, अब देखना फॉन्ट संस्कृत में तो ये लिखा है उद्गम, ठीक है। नहीं तो आप ये काम करो, अपने फोन में या लैपटॉप में नोटा फॉन्ट निकालना, नोटा लिखना, नोटा वो सारा ये लिखेगा, यूनिकोड नोटा नहीं, नॉर्मल जो नोटा है वो लिखोगे आप, पूरा यही लिखता है वो पूरा का पूरा, मोटा फॉन्ट रखता है पर लिखता फिर वो गड़बड़ वही है।
ये वाला नहीं लिखता है। तो फिर आप इससे गलत कर रहे हो क्या सर, ये तो नहीं बैठ रहा, तो फिर ऊपर वाले में बैठाओ, ये बैठना, और यही मानकन है द के साथ लिखने का। लिखो साहब। त वाला मैं आपको देख के बता दूंगा। और छोटी की मात्रा का लफड़ा आज भी है। हमें लगा था कि वो जो नया जो नियम निकला 2019 वाला, वो सही सुधार कर रहा था। 19 वाला नियम सही सुधार कर रहा था, मतलब एक गुरुत्व ला रहा चीजों को। नहीं तो वापस वही लफड़ा हो गया। कौन सा? अग्नि को अलग लिखो और शुद्धि को अलग लिखो आप। आगे बढ़े। इसके बाद में अगला जो भी है वो है र। र का संयुक्त लेखन। र का संयुक्त लेखन। देखिए, र का जो संयुक्त लेखन है वो 3 प्रकार से लिखा जाता है, और र को खुद को 4 प्रकार से लिखा जाता है। ध्यान रखना दोनों चीजों का। तो लिखिए यहां पर, र के संयुक्त रूप 3 तरह से बनते हैं। र के संयुक्त रूप 3 तरह से बनते हैं। र के संयुक्त रूप 3 तरह से बनते हैं, कॉमा, जबकि। र के संयुक्त रूप 3 तरह से बनते हैं, कॉमा, जबकि। जबकि र को 4 प्रकार से लिखा जाता है। जबकि र को 4 प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, रूप 3 प्रकार से बनते हैं, लिखा 4 प्रकार से जाता है। अब 3 रूप कैसे लिखे जाएंगे और 4 प्रकार क्या बनेगा, दोनों मैं समझा दूंगा आपको, एक बार रुकिएगा। पहला है, र का जो रूप है लिखा जाता 4 प्रकार से, वो है रकार रूप। दूसरा है जिसे हम बोलते हैं पदेन रूप। और तीसरा है, वह है हंस पद रूप। और चौथा जो है वो है रेप रूप। आपका रेप रूप है। तो जो र का रकार रूप है, इसका मतलब है र उसी रूप में लिखा जाएगा जिस रूप में र लिखते हैं, इसको हम रकार बोलते हैं। देखिए, किसी वर्ण का उसका मूल जो लेखन है वो उसका कार रूप होता है। जैसे अ को अकार रूप में लिखते हैं, तो देखिए ये अकार रूप में है, ये अकार रूप में है, ये आकार रूप में है, ये ईकार रूप में है, ये इसी रूप में। किसी वर्ण को आप लिखोगे, जैसे ये ककार रूप में है, ठीक है, ये हकार रूप में है। ये बोलते हैं जैसे महाप्राण होता है, उसमें हकार ध्वनि उपस्थित होती है। हम जब अल्पप्राण महाप्राण पढ़ते हैं वर्णमाला में, तो पढ़ते हैं महाप्राण में हकार ध्वनि होती है। कैसे? ये तो के और ये के एच है, तो ये क अल्पप्राण है, ख महाप्राण, हम कहते हैं हकार ध्वनि उपस्थित होती है, पर ह साथ में रहता है, क्योंकि हम एच को क्या लिख ह को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, तो वहां ह उपस्थित रहता है। ये पढ़ते समय ये पढ़ता है। तो हकार वर्ण कौन सा है? जिसके साथ में ह है, ये वाला होता है, ठीक है, जिससे एस लगता है वो होता है। तो ये रकार से लिखते हैं। पदेन रूप का मतलब ये हुआ, इसके नीचे लिखते हैं हम, ये इसे हम नीचे लिखते हैं। और हंसपद रूप का मतलब यह है कि इसे आप इस रूप में लिखेंगे, और रेप रूप का मतलब है इसे आप इस रूप में लिखेंगे। ये आपके सामने 4 रूप लिखे हुए हैं। यहां पर रकार रूप कब बनता है?
र के साथ में, तो देखिए र के पहले कुछ भी नहीं हो, शून्य अवस्था हो, क्या हो, शून्य हो, और यहां पर र हो और सामने स्वर हो, तो र किस रूप में लिखा जाएगा, रकार रूप में लिखा जाएगा अपने। र के पहले स्वर हो और र के बाद में भी स्वर हो, तो भी र रकार रूप में आता है। र के पहले स्वर हो और र के बाद शून्य हो, र रकार रूप में आएगा। र के बाद शून्य का मतलब कोई वर्ण नहीं हो। शून्य का मतलब यहां पर क्या होता है, कोई वर्ण नहीं हो। जैसे मान लीजिए शून्य का मतलब क्या होता है, वहां पर कुछ मानते ही नहीं हम, भाई हम कहते हैं पहले शून्य, मतलब शून्य तो कोई है ही नहीं, नहीं लिखो तो चलता है। तो यदि कोई वर्ण बाद में नहीं, इसका मतलब शून्य है। इन तीनों अवस्था में र रकार रूप में आता है, र रकार रूप में लिखा जाता है। पदेन रूप में कब होगा, देखिए र के पहले व्यंजन हो और र के बाद में स्वर हो, तो र आता है पदेन रूप में। एक बात यहां पर और ध्यान रखना, र के पहले व्यंजन हो और र के बाद स्वर हो, तो र इस रूप में आता है। दोनों में कोई अंतर है क्या, अंतर है, अंतर यहां पर है। यहां पर जो भी आएगा, ये जो व्यंजन है ये वाला, ये व्यंजन आपका होगा पाई रहित। पाई रहित व्यंजन आ जाएगा यहां पर, तो बन जाएगा इस रूप में। और यहां पर पाई सहित वाला व्यंजन आ जाए, पाई सहित मतलब जिसके साथ में पाई है, पाई सहित प्लस द प्लस ह, ये दो ह और द के साथ में हम क्या करते हैं, र को ऐसे ही लिखते हैं। समझ आ गया भाई, जो लिखने का नियम है। अब इनको क्या कि यहां लिखकर आना चाहिए था, यहां पर लिखकर आना चाहिए था, पर होता है क्या कि इसमें भी नीचे अर्ध पाई लगी हुई है। जैसे देखिए ट है, ट तो बिल्कुल ही पाई रहित है, कोई समस्या ही नहीं है। पर द लिखते हैं तो द में नीचे देखिए अर्ध पाई है, फिर आप नीचे लिखोगे, ये तो मजा नहीं आएगा लिखने का। बात समझ में आ रही है आपके। तो क्या कहा इन्होंने कि द को पाई रहित है, फिर भी र के लेखन में कहां रखा है, पाई सहित के साथ रखा है। इसे क्यों रखा है, क्योंकि इसके साथ में आधी पाई आती है, यहां पर जैसे लिखते हैं आधी पाई है। अब ये रूप लिखो, जैसे ट के साथ लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, तो बन गया। अब इसमें लिखोगे ऐसे तो जगह खा जाएगा ना पूरी नीचे। और तो क्या रास्ता निकालने की ये कि भाई यहां पर ये पाई है तो इसको भी क्या कर दो, इसके साथ लिख दो। और ये रूप आपके मानकरण में भी नहीं है, ये रूप आपके मानकीकरण में भी नहीं पड़ा, वो उस प्रश्न नहीं बताएंगे इस चीजों को। मानकीकरण तो क्या है कि जो ढर्रे पर चल रहा है उसी पर चल रहा है, उसमें भी पूरा व्याख्या कैसा बता देना तो पूरा, तो हिंदी में सुधार भी आ जाए पूरा, ठीक है। तो होता है क्या कि वही है, पुराने लोग बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं, व्याकरण कभी उन्होंने पढ़े नहीं, साहित्य पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, और बड़े से विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं होता है, ये हकीकत में जानते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा होता है, ठीक है, बहुत पहले पढ़ चुका होता है, और उनको थोड़ी त्रुटि मिलती है वो लिख देते हैं इस चीज को। दीदी कंपटीशन हमें पूछो ना आप चीज के लिए कि इसको वास्तव में क्या लिखोगे, रात दिन लिखते हैं, मतलब परेशान होता है पूरी चीज लिखते रहते हैं। क्या हुआ, हम्म, नहीं इसके बाद में सुनी होना चाहिए। हाँ रकार ही आएगा, उदाहरण नहीं पता ना, उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, इसका उदाहरण बताना है। अब बताऊं उदाहरण, अभी मैं नियम तो लिखा ना, तो एक बार आप अभी नियम समझ दो आप एक बार, ठीक है। उदाहरण, अच्छा ये जो ह है ये भी तो कैसा है, पाई रहित है, पर इसमें क्या होता है कि यहां पर इसके दो पैर बन गए। अब इन किस पैर के साथ लगाओगे आप, नहीं नीचे दी वो उसके साथ रखोगे, पाई रहित, ये तो पाई रहित है ना, कहां रखोगे, तो फिर यहां लिखोगे इसको, तो लिखा नहीं जाएगा। तो फिर इसमें रास्ता क्या निकाल रखा है कि चलो ये वाला रास्ता इन्होंने निकाल रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही चलता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही प्रयोग कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं इसमें, ये र का क्या कर रहे हैं, सही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर अच्छा। और पाई में ह और द को छोड़कर जो भी है, तो आप देखिए पाई वाला में जो हम लिख रहे थे, यहां पर एक द छोड़ दिया, एक ह है, बाकी इनके सबके साथ नियम एक ही लगता है। जैसे
मान लीजिए आपको ये लिखना है, एक शब्द है जैसे कृछ लिखना आपको, ठीक है, या कचरी ये लिखना है, नहीं कृच्छ्र लिखना है, तो अब ये लिखेंगे मतलब कठोर, ठीक है। तो क्या करते हैं, छ के साथ में भी ये लिखते हैं। और आपके एक आगे आप कहोगे सर मैं क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है, मतलब है एक आगे उदाहरण आएगा आपके सामने, जगत धन श्रेष्ठ, संधि बनाइए आप। मेंस में ज्यादा पूछे समान रहती है शब्द की, बड़ा आरबीसी वाले मेंस में पूछते हैं इसके। जैसे एक आपने देखा होगा 2016 वाले आरएस में आया था, उत धन श्रृंखल, बताओ इसका, तो पता आपको इसके बारे में, पता है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लौसा, ये हो गया उच्छृंखल, ठीक है, रट लिया होगा आपने। इसका बताओ, जिस नियम में ये है ना, उसी नियम ये शब्द है, उसी नियम में ये शब्द है। पर कोई टीचर हाथ क्यों डालता है, क्योंकि बच्चों को बताएगा क्या, कैसे बना, कैसे लिख दो रे, तो बच्चा क्या करता है, यार मार साहब खुद ही ऐसे है क्या, लिखने का बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, ये जो रूप है ना, ये हम कहते हैं कि यहां पर स है, ठीक है, तो ये रूप ऐसे बनता है, ये बनता है। तो यहां पर ये रूप बनता है किसका, रेप का, नहीं ये हंसपद वाला। यदि मैं आपको यहाँ पढ़ा हुआ नहीं वर्ण व्यवस्था में, आपको पता ही नहीं चीजों के बारे में, तो आप कहोगे सर बना कैसे, फिर माता खाओगे पूर्ति साहब, 2 दिन ही समझाऊंगा मैं मेरा नियम के। और इसको पढ़ाने के लिए मुझे पूरा नियम बताना पड़ेगा, नहीं सीधा बोलोगे डायरेक्ट निकालिए आप, रक वाली डायरेक्ट निकालिए, ठीक है, र को पढ़िए, ये वाला पढ़ लिया, अब आ जाओ समझ लो इसे। तो मैं ये जब नियम समझाऊंगा तो ये खोल के बताता हूं कि वास्तव में यहाँ पर स के साथ में रे है, स के साथ में रे है, और त जाएगा च में, स जाएगा छ में। अब देखिए, अब आपका नियम क्या होता है कि र के पहले क्या हो, व्यंजन हो, और र के बाद क्या हो, स्वर हो। तो र किस रूप लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। तो यहां पर ये क्या बनेगा, देखिए ये रे स्वर रही था ना, ये नहीं स्वर साथ में ना इसके, तो रधन ए, इसको मैं खोलूंगा तो भी रधन ए आएगा। देखिए तो र के पहले स्वर जो किस मतलब गया, छ मतलब गया, तो र के पहले छ है और र के बाद में ए है, मतलब ये बन गया। तो अब ये क्या लिखा जाएगा, तो फिर ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लिखा, बिना नियम के पढ़ेंगे कैसे हम आगे जाकर, लिखूंगा कैसे मैं चीजों को आपको। तभी तो संधि में क्या होती है, संधि गोल बन जाती है कि यार संधि कितने पढ़ लेते समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप बेसिक नहीं है आपका, बहुत अच्छा आपका बेसिक नहीं बन रहा है, इससे संधि अच्छे से समझ नहीं आती है। तो ये पाई रहित वालों के साथ में हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा, ये आधा होता है। यहां पर एक बिंदु ध्यान रखना, कभी ऐसे बोले कि ये प्रश्न बनता बेसिक, इनमें से किस शब्द में र आधा है, र आधा है, तो एक ही रूप में होता है र, ऊपर जो र होता है वो हमेशा आधा होता है, ऊपर को छोड़ किसी के साथ र आपको आधा नहीं मिलेगा, सब में क्या मिलेगा, फिर सब में आपको पूरा मिलेगा, जो ऊपर रहेगा वो आधा रहेगा। तो ये कब होता है, जब र के पहले स्वर हो और र के बाद व्यंजन हो, र के पहले स्वर र के बाद व्यंजन हो, र हमेशा कहां जाएगा, हमेशा बताइए व्यंजन, अगले व्यंजन पर चला जाएगा, मतलब रेप जिसमें बोलते हैं रेप रूप बोलते हैं, ठीक है, उसमें जाएगा। तो ये र के 4 रूप हैं, और चारों लिखेंगे तो मैं अभी आपको लिखा दूंगा किस रूप में लिखते हैं। तो इससे लिखना है, ठीक है, इसका उदाहरण है, जैसे हमने लिखा कि र के पहले कुछ भी नहीं हो, कोई नई वर्ण हो, तो देखिए र के साथ अ या आ लिखते हैं, और पी लिखता हूं मैं यहां पर म, और म के साथ में अ, तो र के साथ में आ है, रा लिखा जाएगा, म के साथ में अ, तो ये म लिखा जाएगा। फिर दूसरा ये था कि र के पहले स्वर र के बाद में भी स्वर हो, भ भ के साथ अ, फिर र के साथ में अ, र के पहले भी स्वर, र के बाद में भी स्वर, तो र किस रूप लिखा जाएगा, देखिए बदन भ रदन र, ये इसी रूप में रहता हमेशा, भर रहेगा। पर मान लीजिए मैं इसे ऐसे कर दूं, च च के साथ में अ, फिर र, लो अब लिखो इसे, र के पहले स्वर और र के बाद शून्य, तो भी र किस रहेगा, मेरा कहने का मतलब र इसी रूप में रहेगा,
जो है ना हल चिन्ह के साथ रहेगा, मतलब रकार लिखा जाएगा। अब ये हल चिन्ह के साथ, हल चिन्ह के साथ ये रकार ही होता है। ये तो स्वर रहित रहित है, वो स्वर रहित सही था, वही लिखते हैं। तो अभी क्या लिखते हैं हम इसमें, चर लिखते हैं। जैसे या प्रत्यय का जो उदाहरण था आपका आर्यसम था, वह उदाहरण था, एक लिखना पड़ता है चर धन या, तो बनता है चरिया। क्या बनता है, चर्या बनता है। चर्या मतलब आचरण। चर्या का मतलब होता है आचरण, व्यवहार। आचरण बोलते हैं या व्यवहार बोलते हैं, हम बोलते हैं दिनचर्या। आपके दिन का क्या आचरण है, दिन का क्या व्यवहार है आपका, तो आप दिन पर क्या करेंगे, बोलते हैं ना दिनचर्या, तो चर्या होता है इसमें। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, च के साथ क्या है, र लिखते हैं हम, दांतों के साथ खूब चलता है हमारा ये। जब आगे पढ़ेंगे प्रत्यय, वहां पर हमें खूब मिलेगा ये। कौन सा, र जो लिखता है, तो ये इस रूप में लिखा जाएगा। फिर आप इसमें कैसे, कहा पहले वाले बच्चे साथ भेजोगे, नहीं भेजते, फिर वो वहीं रहता है र। एक ही रूप में र हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है जब वो शब्द के अंत में शुद्ध रूप में हो। समझ गया आप, अंत में, शब्द के अंत में शुद्ध रूप में हो तभी क्या लिखा जाएगा, र हलचन के साथ। अन्यथा र कभी हलचन के साथ नहीं लिखा जाता है। तो र लिखने के कितने नियम हो गए, नहीं, रूप कितने हो गए लिखने के तरीके, खूब तरीके आ गए हमारे पास में। देखिए एक तरीका ये आ गया, ठीक है, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, और पांचवा हलचन के साथ वाला भी आ गया। हलचन के साथ वाले, तो अकेला र भी क्या करता है, बहुत ज्यादा इधर उधर नचाता मैं ये, तो लिखो इस र को। मेरे भाई माफ कर देना। देखो र जो है वो एक स्वर रहित है, स्वर युक्त है। दोनों ही कर दो तो दिक्कत नहीं हो। पर इसके बनने की संभावना एक ही होती है हलचन के साथ में, कि वो अंत में हो और उसके बाद में ना स्वर और ना व्यंजन हो, शून्य अवस्था हो जाए, तब वो लिखता है। मतलब आज यह प्रत्यय काफी ज्यादा चीजें आप, अब इसलिए बता रहा हूँ कि जब चीजें आपके सामने आती है तो लिख ही नहीं पाते हम चीजों को। और वैसे आपने बचपन से आज तक चीजें पढ़ रखी है ना, तो व्यवहार में चलती है आपके बस। बाकी नियम के साथ पूछे तो हालत खराब करते हैं ये। और रही बात इस मानकीकरण की, मैं एक बार मानकीकरण का पूरा पता कर लेता हूँ और फिर इसमें बड़ी एक वीडियो बनाता हूँ। सारे ऐप क्लास में डालना पड़ेगा मुझे से, नहीं डालूंगा तो बच्चे बोलेंगे सर आपने, और आउटडेटेड था उसमें मैं क्या करूं भाई। लोग कहते हैं हिंदी में क्या बदलाव होता है, इतना बदलाव हो गया हिंदी में, और शब्द लेखन का, शब्दों लेखन का पूरा बदलाव बदलाव है। हर जगह आपको बदलाव करना पड़ेगा चीजों के लिए। अगले हो,
वो दो ऊपर लेके उनको देखना आप। देखो यहाँ पर क्या, क के साथ में अ है तो क पूरा लिखा जाएगा, और यहाँ म के साथ में अ है। जो स्वर वाले हैं उन्हें आप पूरा देख लो। अब र को देख लो, र कहाँ लिखा जाएगा? र के पहले देखिए स्वर है, र के बाद क्या है? व्यंजन है। और नियम कहाँ लग रहा है? र के पहले स्वर है, र के बाद में व्यंजन है। र कहाँ जाएगा? अगले पर जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, र ऊपर है और फिर ये कर्म लिखा जाएगा। और देखिए क यहाँ पर आधा है, आधा है, तो फिर कैसे लिखना चाहिए इसे? हुक काट लिखेंगे, पर नहीं, साथ में क्या गया? र का नियम लग जाएगा यहाँ पर साथ में। र के पहले देखिए व्यंजन है, र के बाद में स्वर है, और र के पहले व्यंजन, र के बाद में स्वर है। और इसमें कौन सा है? पाई, पाई सहित वाले। तो क के साथ पाई है कि नहीं है? है पाई, साथ में हुक भी है। भाई पाई तो है, साथ में हुक भी है, तो पाई तो मानी जाएगी वहां पर, पाई तो मानी जाएगी। और तो इसके पहले व्यंजन है, बाद में स्वर है, तो र नीचे आएगा यहाँ पर। तो इसमें इस क के नीचे ये र स्वर के साथ में नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया क्र। और म के साथ में अ। तो देखिए इतना सा फर्क है, वो कर्म है, ये नीचे वाला क्रम है। ऊपर वाला कर्म, नीचे वाला क्रम। कर्म क्रम, कर्म क्रम। अब बताओ, क्रिया क्रम होता है, क्रिया कर्म होता है? दो उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, सब शुद्धि के बेहतरीन उदाहरणों में से उदाहरण है ये। यहां तो काम आया नहीं, यहां काम आता है ये। अब तो क्रिया क्रम होता है, क्रिया कर्म होता है। क्रम का मतलब क्रमवार, और कर्म का मतलब कार्य। भाई कर्म का मतलब कार्य होता है, और क्रम का मतलब आप क्रम से बैठ जाइए। तो बताओ, क्रिया क्रम है, क्रिया कर्म है? क्रिया कर्म होता है, क्रिया कर्म नहीं होता है। ठीक है, ये सब शुद्धि होती है। आगे हमारे से बहुत सारे सदल सदल पढ़ेंगे। तो या तो क्या ठीक ठाक चल रहा है, पर ये आगे आपको पेपर में दे देगा सब शुद्धि में। हाँ बताओ, तो शब्दों का उच्चारण सही करोगे, समस्या नहीं होगी। क्रिया कर्म नहीं, क्रिया क्रम, क्रिया कर्म। तो नीचे वाला सही होता, ऊपर वाला नहीं होता है। और यहाँ देखिए ट है, और साथ में र के साथ अ है। हमने कहा र के पहले व्यंजन हो, पर कौन सा? पाई रहित हो। र के पहले व्यंजन हो, पाई रहित हो, तो र कहां से लेके जाएगा फिर? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके साथ में पाई नहीं है, तो ये खड़ा नहीं रह सकता, इसको सारा चाहिए लिखने रखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इस संख्या क के साथ देखिए ये है, तो ये बेस बन गया। यदि इसको लकड़ी के आकार में इसको बना के रखोगे ना, तो ये ठहर जाएगा। ये क्या होगा? ठहर जाएगा। दो स्तंभ बन जाएंगे इसके ठहरने के लिए, दो स्तंभ बन जाएंगे, ठहर सकता है। पर इससे कैसे ठहरोगे आप? मान लीजिए हमने कहा कि एक हमने ट बना दिया, चीर कर बना दिया, नीचे डंडा लगा दिया हमने ये वाला, ये कैसे ठहरेगा भाई? अब ठहर नहीं सकता। नहीं, इधर वाला नहीं, र यहां आएगा, जैसे ये रहा ना, तो र यहीं आता है, ये नीचे आ गया। अभी ठहरेगा नहीं, क्योंकि ये है इधर, तो नीचे गिरने की संभावना रहेगी, इसमें गिरेगी। तो ये क्या करता है कि जो ये र है, इसको देखिए, र तो यहां लेकर आ गए, फिर जो ट का जो हल चिन्ह है, इसको भी साथ रखते हैं। तो इसमें वास्तव में क्या होता है, ये तो है हल चिन्ह, ये तो हल चिन्ह है, और ये जो है ये र है। हल चिन्ह और र मिलकर हंस पद बनाते हैं। यहां पर दो चिन्हों के मिलने से एक चिन्ह बन रहा है। तो एक तो ये, और इसको क्या कहता है, अब ट को ट्र को लिखो आप, आराम से बैलेंस बन जाएगा, वो आराम से लकड़ी के, अरे लकड़ी जैसे बना दोगे ना, वो रह जाएगा। तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले जब ये वर्णमाला यानी लकड़ी के रूप में ये बना के रखो ना, तो ये बैलेंस हो सकती है पूरी। इसलिए बोलते हैं इतनी ज्यादा वैज्ञानिक है हमारी ये, ठीक है, अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा है ये, अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा। अंग्रेजी तो वर्ण क्रम में है, और ये वर्ण क्रम में नहीं है।
ये अक्सर क्रम है, फिर भी इतनी व्यवस्थित है कि लकड़ी के आप टुकड़े बनाकर रखोगे ना तो ये पूरी बैलेंस के साथ सब लिख सकते हो आराम से आप। और लकड़ी मतलब ऐसे घुचो टाइप नहीं, थोड़ा नीचे चौकोर हो, चौकोर लकड़ी होती है ना वैसे बनाता है ना, ठीक। जैसे लिखते नहीं लिखते ऊपर नाम प्लेट लिखा था उभार के साथ में, उस रूप में आप इसको रख भी दोगे ना कहीं पर तो भी आराम से रखे जाएंगे, इतने बैलेंस सा लिखते हैं ये। तभी तो ये सारे रूप बनाए हुए हैं, कौन से, ये वाले। तो ये तो बन जाएगा ट, तो ट रहेगा हलचिन के साथ में और ये रहेगा, तो ये इस पाई रेत सर ये बनता है, और क के साथ में अ तो बनेगा ट्रक। और यहाँ देखिए ट है और ट के साथ में अ है, र के पहले स्वर आ गया और र के बाद क्या है, व्यंजन है, तो र कहाँ जाएगा, अगले पर जाएगा, तो ट का रहेगा ट। देखिए ट के साथ में अ का मतलब हलचीन हटा दिया, और र, र के बाद में क्या है, न है, तो ये चला जाएगा ऊपर, और र के साथ में ये देखा जाएगा टर्नर। लिखो, अंग्रेजी नाम है, भाषाविद का नाम है, पढ़ने में आता है हमारे सामने। टर्नर के अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार क्या होता है। तो ये हमारे र के रूप थे। कीबोर्ड निकालना। देखिए एक व्यवस्था और है यहाँ पर, ये हमारे सामने मिलती है, कैसे मिलती है, एक शब्द है हमारे पास में दरिद्र, दरिद्र के साथ में ये प्रत्यय लगाते हैं हम ये प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है, क्या बनता है, दारिद्र्य बनेगा। लिखें कैसे, इस पता क्या होता है, ये र है, र के पहले क्या है, स्वर या व्यंजन, और र के बाद में भी क्या है, व्यंजन है। व्यवस्था बताओ कहाँ है, इतनी सारी व्यवस्था लिखी हमने र के लिखने की, र सबसे ज्यादा लफड़े वाला है। देखो व्यवस्था बन रही है इसकी खुद की, व्यंजनों के साथ बन रही है, यहाँ बन रही है, वहां बन रही है, पर ये व्यवस्था कहाँ है? कि र के पहले व्यंजन है, र के बाद भी व्यंजन हो, कोई बन रही है व्यवस्था, कहीं बन रही है क्या, नहीं है। यहाँ भी नहीं है, र के पहले स्वर बाद में स्वर है या शून्य है पहले या बाद में, यहाँ पर र के पहले व्यंजन है बाद में स्वर है, और यहाँ पर र के पहले व्यंजन है बाद में स्वर है, पर यहाँ पाई रहित है, पाई सहित और द है, ये था, और स्वर या मतलब पहले स्वर बाद में व्यंजन है, तो नहीं है व्यवस्था। जो द है हमारा, देखिए द है हमारे पास में है, तो यहां पर एक व्यवस्था और बनती है कि र के पहले यदि व्यंजन हो और र के बाद भी यदि व्यंजन हो तो वो यहां रहेगा, पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन है तो भी यहां पर दो अवस्था बन रही है, फिर यहां पर दो बन रही है इसकी, इनकी एक ही बन रही है। बहुत सारे शब्द मिलते हैं, एकाग्र, दरिद्र,
उग्र, इन शब्दों के साथ ये प्रत्यय लगाते हैं हम। और ये जैसे दारिद्र्य तो आपको हर जगह लिखा मिल जाता है ये, तो हर दूसरी तीसरी भर्ती परीक्षा में आ जाता है ये। पर लिखते में कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे, कोई ये चलता रहता है इसका नियम। तो अब ये कैसे बन लिखा जाएगा, बनाओ। मतलब आगे जब मैं यहाँ ये नहीं पढ़ूंगा तो प्रत्यय में जाकर लिखेंगे कैसे? जो मैं तो कह दिया लिख दो, आप लिख दोगे। एक तो लिख दो, दूसरा नियम भाई दरिद्र के साथ ये तो लिख दोगे आप, ठीक है। पर एकाग्र के साथ यह पूछ लिया तो भाई मैं एक उदाहरण पढ़ा दूं, दो उदाहरण पढ़ा दूं, तीन उदाहरण पढ़ दूं मैं आपको। बाकी उदाहरण तो खूब सारे भंडार भरे हैं उदाहरणों के, तो नहीं बना पा रहे हो। अब तो बना ही सकते हो ना, नियम बता दिया आपको। कहां पर भाई साहब, क्या आएगा? आपको क्या मतलब उंगली करने का मजा आता है? तो आप ऐसे दिमाग में लगे भाई साहब, यहाँ पर बिल्कुल ही अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ये लगाना जो लिखा वही है। इतने ऐसे कोई मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसा होता ना मैं कब गाली कर देता आपको ऐसा। जो होगा वो होता है, मत लगो आप। ऊपर शब्द भी लिख दिया आपको कि ये करना है। ये इसका विच्छेद नहीं है, दरिद्र का नहीं है। जो शब्द बनेगा ना ये उसका विच्छेद है ये। मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग कहाँ होगा, जैसे आपको लगे ना कि शराब पड़ा रहा इसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग आगे होने वाला है इसका। तो ये शब्द क्या बनेगा, देखिए अब ये हम बनाते हैं, हम द के साथ में आ है। मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं कि आप रियल में आपका लॉजिक है ना बहुत खराब रहता है। आप जब भी लॉजिक लगाते हो ना आपका लॉजिक हमेशा खराब रहता है। आप पता है किससे लॉजिक लगाते हो? लॉजिक वो चीज सही होती है ना वहां अपना दिमाग लगाते हो। मैंने इसका विश्लेषण पढ़ाया यहाँ पर, मैंने उसका नहीं पढ़ाया। वो अ है यहाँ पर इसमें यहाँ पर अ है नहीं, मैं लाऊं कहां से? तो पहले पूरी बात को सुनो, पूरी बात सुनने के बाद में पूछो। ये प्रतियोगी परीक्षा का पहला नियम है प्रश्न करने का। पूरी बात सुन लो, समझ नहीं आती है तुरंत पूछ लो आप। पर चलते टॉपिक पूछते हो तो फिर आपके उत्तर मेरे पास नहीं, दूसरे जो विद्यार्थी है वो आपको टोकेंगे बाद में। आज तो नहीं टोकेंगे, कल टोकेंगे। तो देखिए द के साथ में क्या है, आ है, और र के साथ में ई है, तो समस्या नहीं है भाई। र के पहले स्वर बाद में स्वर है तो यहां समस्या नहीं है, वो इसी रूप में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब दिक्कत यहां पर है कि द के पहले क्या है, देखिए द के बाद र के पहले स्वर र के बाद बजने हमने लिखा कि भाई ये इस रूप में आएगा, र जो भी आएगा किस में आएगा, इसमें आएगा। एक मिनट, तो अब हम क्या करेंगे, ये र जाएगा इसके नीचे, नीचे आएगा, तो द यहां पर आ जाएगा और र जाएगा नीचे। अब दो हलचीन है, इसके साथ हलचीन है, इसके साथ भी हलचीन है, तो एक हलचीन आपको रखना पड़ेगा। भाई हलचीन दो नहीं लगते हैं, हलचीन हमेशा एक ही लगेगा। दोनों को मिलाकर की एक ही हलचीन लगेगा यहाँ पर, ये हलचीन रहेगा और फिर अब यहां पर आ जाएगा ये। अब बताओ, हम्म, यहां पर हलचीन नहीं है, ये हलचीन नहीं है। एक्चुअल में क्या लिखता है ना पूरा, ये है, ये हलचीन नहीं होता। र के साथ ये र नहीं है, ये ई है, और ई में हलचीन नहीं है। ये ई के लिखने का तरीका है ये, ठीक है। हलचीन ई ऐसे लिखा जाता है, हलचीन आपको साफ दिखेगा, वो अलग तरीका है, इसका लिखने का तरीका है, वो नहीं है, ठीक। तो अब ये क्या, अब कैसे लिखा जाएगा, दारिद्र। तो दरिद्र के साथ में यह प्रत्यय लगाओगे तो जो दारिद्र है वो ये लिखा जाएगा। जबकि क्या करता है सुनिए, जबकि क्या करता है, ये भी मिलेगा आपको ऑप्शन में। ऑप्शन क्या मिलेगा, ये भी लिखा मिलेगा परीक्षा में कि दरिद्र धन यह बराबर क्या बनेगा, दारिद्र्य बनेगा, दारिद्र्य। समस्या दो नंबर आ जाएगी, समस्या इन दोनों का सही विकल्प ए ये मिलेगा, विकल्प ब आपको ये मतलब दूसरा ये मिलेगा। तब आपको टिक इसे करना है। यहां एक व्यवस्था मिलती है जहां इसके साथ में ये हलचीन के साथ लिखा जाएगा, और ह के साथ भी हो तो भी ये रूप बनेगा। भाई किसी के साथ आ जाए, र किसी के साथ आ जाए तो ये बनेगा। वैसे क्या आता है, एक तो प्र के साथ आता है, स्र के साथ आता है, हर के साथ आता है, ये कुछ ही क्र के साथ आता है, पर ये बाद में बहुत कम आते हैं।
द्र हो वही बहुत ज्यादा बाद में आता है। प्र है, स्र है, ये बाद में बहुत कम आता है, ये बाद में कम आता है, इसलिए इनकी समस्या नहीं रहती है। समस्या द की सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सबसे बाद में देखिए र जो नीचे होता है ये द के साथ शब्द के अंत में द के साथ ज्यादा आएगा। कुछ एक प्रश्न में ह के साथ आता है, कुछ एक में ह, कुछ एक में स के साथ भी आता है। एकादशी है, ठीक है, जो प्र के साथ भी आता है, पर उसका हिंदी में व्यवहार बहुत कम है। हिंदी में व्यवहार बहुत कम है कि उच्चारण थोड़ा जटिल बनता है इनका। जैसे दरिद्र, ठीक है, हम दरिद्र बोलते हैं, समझ गया, दरिद्र बोल देते हैं, जबकि दरिद्र होता है दरिद्र। तुग्र हम तुग्र बोलते हैं। एकाग्र हम एकाग्र बोल देते हैं। देखिए एकाग्र 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 एकाग्र, तो एकाग्र में घ पूरा होता है, एकाग्र में घ आधा है यहाँ पर, तो बोलते समय की वजह से उच्चारण करते नहीं हो, शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं हम। लिख लिया आपने ये, तो ये र वाले रूप थे। तो चलो आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।